एवरीवन, वेलकम टू अनीता शिक्षा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 12th क्लास के बच्चों के लिए ये पेपर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का जो इस साल आपके परीक्षा में आया है जयपुर ज़िले में, उसको मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ और आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी ताकि आप लोग अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। तो बच्चों, ये जो पेपर है इसमें ये 2 घंटे 45 मिनट का पेपर था और 48 मार्क्स का था। लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका पेपर जो है वो 80 मार्क्स का आएगा और उसमें टाइम भी ज़्यादा होगा जो पहले से शेड्यूल्ड है। अर्धवार्षिक में समय कम किया गया था, तो प्लीज़ आप इस टाइम को और इन नंबर्स को थोड़ा सा नज़रअंदाज करके सिर्फ क्वेश्चंस की तरफ ज़रा ध्यान दीजिएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। पैटर्न और क्वेश्चंस इसी टाइप से ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। जैसा कि आप लोग सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर देखिए, सेक्शन ए, यहाँ पर एक ये पैसेज दिया गया है और उसके बाद में उस पैसेज में नीचे यहाँ पे 4 प्रश्न हैं और आपको इन प्रश्नों के उत्तर इस पैसेज को पढ़ने के बाद में देने हैं। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फिर आपका यहाँ पे आगे थर्ड फोर्थ, ये देखिए यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं लेकिन आपको करना एक ही है क्योंकि चॉइस है। फोर्थ में भी आपको 2 में से एक करना है, चॉइस है। फिफ्थ में भी आपको 2 में से एक ही करना है, चॉइस है। उसके बाद में आपकी यहाँ से ग्रामर स्टार्ट हो गई। सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन के बाद में सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा। इसमें फिर से आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसके अंदर से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। फिर उसके बाद में 60 वर्ड्स में आंसर करने हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। उसमें फिर से चॉइस है, 2 में से एक क्वेश्चन करना है। 10th नंबर क्वेश्चन में वापस आपको 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। 11वें प्रश्न में वापस आपको ये पूरा पंक्तियों को पढ़ना है और इनके प्रश्नों के उत्तर करने हैं। इसमें भी 2 एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, दोनों में 3-3 प्रश्न हैं लेकिन करना आपको सिर्फ एक ही है एग्जाम में। 12th क्वेश्चन में फिर से आपको चॉइस है, 2 में से एक करना है। 13th क्वेश्चन में 20 में से 25 शब्दों में उत्तर देने हैं और ये जो 13th क्वेश्चन है इसमें आपको दोनों क्वेश्चन करने हैं, इसमें चॉइस नहीं है। 14th क्वेश्चन में भी आपको 2 प्रश्न दिए हुए हैं लेकिन करना एक ही है क्योंकि चॉइस दी हुई है और दिया हुआ है। और 15th में आपको एनी 2 यानी 3 में से कोई 2 करने हैं। 16th प्रश्न जो है आपका, देखिए, चूज़ द अप्रोप्रिएट आंसर गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें आपको यहाँ पे 4 प्रश्न दिए हुए हैं और आपको चारों करने हैं। तो इस तरह से ये आपका हाफ ईयरली का जो पेपर है वो मैंने आपको दिखाया। चलिए अब हम इनके आंसर्स कर लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, जो पैसेज है, उसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद में हम करेंगे उस पैसेज के क्वेश्चन आंसर्स। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैं आपको पैसेज पूरा पढ़ भी देती हूँ और समझा भी देती हूँ। Viewing satellite TV 24 hours a day is leading to increase in health problems in children. Neurologist Dr. Ashok Uppal says children are now glued for longer time or hours to the television. It leads to an increase in several types of epilepsies. Dr. Uppal advised parents to limit their children's television viewing. A recent study showed an alarming trend of sleep disturbances in children caused by television viewing. Now people are getting conscious of the issue of TV viewing. There have been reports of children dying as a result of imitating TV actors. Children who watch the violent shows, even just funny cartoons, were more likely to hit at their playmates, argue, disobey class rules, and leave tasks unfinished. Violence on the screen कैन लीड टू एग्रेसिव बिहेवियर इन चिल्ड्रन। इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद में हम इस पूरे पैसेज को एक बार समझ लेते हैं कि इस पूरे पैसेज में ये बताया गया है कि सैटेलाइट के माध्यम से जो 24 घंटे आजकल हमारे यहाँ पे जो टीवी चलती रहती है घरों में, उससे बच्चों की सेहत पे बहुत असर पड़ रहा है। डॉक्टर अशोक उपल ऐसा बताते हैं कि बच्चे सारा दिन टीवी के साथ में चिपके रहते हैं, यानी बैठ जाते हैं, ऐसा लगता है उनको उठते ही नहीं है, वहाँ से कंटिन्यूस बैठे रहते हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ उनके अंदर डेवलप्स होनी स्टार्ट हो गई हैं। बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हम बच्चों में देख सकते हैं। लगातार टीवी देखने के कारण बच्चे जो हैं वो, उनका जो बिहेवियर है उसमें चेंज आ गया है। वो गुस्सैल हो गए हैं, फ़नी कार्टून्स को देखते हैं तो वो मजाक समझते हैं हर चीज़ को, अपने दोस्तों को भी उसी तरह से मारना शुरू कर देते हैं, पीट देते हैं, बहस करते हैं। और
जो नियम होते हैं कक्षा के उनको भी डिसोबे करते हैं, यानी मानते नहीं हैं, उसकी अवहेलना करते हैं और कोई भी काम जो है उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। तो इस तरह का ये जो एक आक्रामक सा बिहेवियर है, ये सारा का सारा स्क्रीन पे देख देख के बच्चे सीख रहे हैं और बच्चों का जो बर्ताव है वो बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा है। तो कुल मिला के इस पूरे पैसेज में हमने ये पढ़ा। अब देखिए हम इसके देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट डज डॉक्टर अशोक उपल से, यानी कि जो डॉक्टर अशोक उपल हैं वो क्या बात कहते हैं। तो बच्चों ये जो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसका आंसर जब हम इस पैसेज में ढूंढेंगे तो आपको पहली ही लाइन में यहाँ पर देखिए इसका आंसर दिख जाएगा। तो बहुत इजी है ढूंढना। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक उपल सेज चिल्ड्रन आर नाउ ग्लूड फॉर लॉन्गर टाइम और आवर्स टू टेलीविजन. It leads to an increase in several type of epilepsies. तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर्स लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को इजी रहे। व्हाट डज डॉक्टर अशोक उपल से? डॉक्टर अशोक उपल से सेज चिल्ड्रन आर नाउ ग्लूड फॉर लॉन्गर टाइम और आवर्स टू द टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन डॉक्टर उपल्स एडवाइस टू पेरेंट्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। सेकंड है मेंशन डॉक्टर उपल्स एडवाइस टू पेरेंट्स। डॉक्टर उपल एडवाइस पेरेंट्स टू लिमिट देयर चिल्ड्रन टेलीविजन व्यूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर पीपल गेटिंग कॉन्शियस ऑफ। तो इस तरह से आपको इसको आंसर लिखना है। पीपल आर गेटिंग कॉन्शियस ऑफ द इशू ऑफ टीवी viewing. There have been reports of children dying as a result of imitating TV actors. Last question देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन लीड टू एग्रेसिव बिहेवियर इन चिल्ड्रन? वायलेंस कैन लीड टू एग्रेसिव बिहेवियर इन चिल्ड्रन। तो इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर आपको मैंने शेयर किए हैं। लास्ट, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज फॉलोइंग। तो राइज का मतलब होता है बढ़ना और इसी पैसेज में हमें वर्ड देखने को मिला था इंक्रीज। तो ये होगा इसका आंसर। और हॉस्टाइल का होगा एग्रेसिव, विरोध करना, सामने से गुस्सा करना। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी मैंने आपको समझा दिए हैं। अब रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द करेक्ट आंसर in the answer book. A priest of famous temple on a high hill in Assam was widely known and respected to be a great scholar. When he was on his deathbed, he called the trustee of the temple and told him to select and appoint only a human being as his successor. तो बच्चों ये जो सेकंड पैसेज अब आप लोग देख रहे हैं, रीड द पैसेज गिवन बिलो, इसमें ये जो पैसेज दिया हुआ है ये आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे और उसके बाद में यहाँ पर इस पैसेज में से क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको 4। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा इनके आंसर्स को ढूंढना। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अगर आप पहले प्रश्न पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा सा उसके आंसर्स ढूंढने में आसानी होगी। जैसे कि इस पूरे पैसेज को भी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम इसका पहला प्रश्न देखते हैं। द टेम्पल वॉज सिचुएटेड इन, यानी कि मंदिर कहाँ पर स्थित था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द रूट ऑफ द टेम्पल वॉज फुल ऑफ, यानी कि ये जो मंदिर तक का जो रास्ता है वो पूरा भरा हुआ था किस चीज़ से, वो अब हम पढ़ेंगे। द थर्ड देखिए, द प्रीस्ट कॉल्ड द ट्रस्टी ऑफ द टेम्पल टू, यानी जो पुजारी थे मंदिर के उन्होंने ट्रस्टी को मंदिर में क्यों बुलाया था। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर नोइंग द कॉज ऑफ द यंग मैन फॉर हिज बीइंग लेट द ट्रस्टी, यानी कि जब वो जो जवान व्यक्ति था वो मंदिर में आने में उसको देरी क्यों हो गई, जब इसका पता चला ट्रस्टी को तो उसने क्या किया। अब क्योंकि हमारे को कुछ आइडियाज़ हो गए हैं क्वेश्चन के, तो अब हम इस पूरे पैसेज को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं ताकि हम इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ईजीली कर पाएंगे। तो चलिए, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, अभी आपको पूरा मैं इसको पढ़ के सुना देती हूँ और समझा भी देती हूँ। A priest of a famous temple on a high hill in Assam was widely known and respected to be a great scholar. अब देखिए कि मंदिर का पुजारी, कहाँ के मंदिर का पुजारी था, यहाँ पे वर्ड हमारे को मिल गया आसाम, तो हमें पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ मिल गया। When he was on his deathbed, he called the trustee of the temple and told him to select and appoint only a human being as his successor. After the death, a day was set for the selection of the new priest. On the scheduled day, starting at dawn, the aspirants started trekking the steep and tortuous climb to the temple. As the route of the temple was difficult, full of thorn stones. तो ये देखिए यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। तो
जब आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। तो आसाम आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया और सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया फुल ऑफ थॉर्न्स, क्योंकि ऑलरेडी चॉइस में दिया हुआ है, आपको इजी रहेगा चुनने में। आगे देखिए, मैं आपको एक बार क्वेश्चंस भी दिखा देती हूँ। द टेम्पल वॉज सिचुएटेड इन, तो आसाम आपको, ये देखिए ये दोनों क्वेश्चंस, द टेम्पल वॉज सिचुएटेड इन आसाम आपको आंसर मिल गया। द रूट ऑफ द टेम्पल वॉज फुल ऑफ थॉर्न्स एंड स्टोन्स, तो दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए। चलिए अब हम आगे, फर्स्ट हम पैराग्राफ पढ़ चुके, सेकंड भी पढ़ चुके, आगे का पैराग्राफ हम कंटिन्यू कर लेते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट द सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्टेड, द ट्रस्टी आस्क्ड ऑल द एस्पिरेंट to recite difficult shlokas. He explained them various procedures of priesthood. By afternoon, as the selection process was about to end, the young man walked slowly. The trustee asked, young man, you are late. Why are your clothes warm? Why are your feet and hands bleeding badly? कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं प्रश्न पत्र में, जैसे यहाँ पे वाई आर योर होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इससे हमें समझ में आ रहा है पैसेज। नेक्स्ट देखिए यंग मैन ने क्या रिप्लाई किया। द यंग मैन सेड, आई एम लेट सो आई कैन नॉट पार्टिसिपेट, बट द ट्रस्टी वॉज वेरी क्यूरियस। ही आस्क्ड अगेन, बट हाउ डिड यू गेट हर्ट सो बैडली? द मैन रिप्लाइड, he thought I must remove all the thorns and sharp stones so that when people come to pray in the temple must not hurt. The trustee smiled and said, congratulations, you have been chosen. तो यहाँ पर हमारे को वापस से आंसर मिल गया कि किस लिए बुलाया गया था मंदिर में। ट्रस्टी को बुलाया गया था टू अपॉइंट अ सक्सेसर, सक्सेसर अपॉइंट करने के लिए बुलाया गया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारे को यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मिल गया था, इसी पैराग्राफ में। ये देखिए सक्सेसर के लिए बुलाया गया था, और किसको बुलाया गया था? ट्रस्टी को बुलाया गया था। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी हमें यही मिल गया था। और फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, ये लास्ट में हमारे को जब हमने इसको पूरा पढ़ा तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमारे को यहाँ पे मिल गया। अगर अब आप लोगों को पैसेज नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार इस पूरे पैसेज को आपको समझा देती हूँ कि ये पैसेज इस तरह से है कि पूरा का पूरा पैसेज दिया है, इसमें अलग अलग पैराग्राफ्स हैं। पहले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था आसाम का, उसका जो पुजारी था वो बहुत ही विद्वान था, और जब उसकी मृत्यु होने वाली थी उससे पहले, जब वो मृत्युशैया पर था यानी मरने वाला था, उससे पहले उसने मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उनको बुलाया और कहा कि अब मेरे जाने के बाद में आप किसको पुजारी बनाएंगे, कौन इस जगह को संभालेगा, उसको आप नियुक्त कर दीजिए। पुजारी की जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय वहाँ पर किसको नियुक्त किया जाए उसके लिए निर्णय करना था। तो लोग जो हैं वहाँ पर मंदिर में आ रहे थे, लेकिन आते समय उनको रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ पे रास्ते में बहुत बड़े बड़े पत्थर और कांटे थे। तो ब्रेकफास्ट जब हुआ उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी कि जो निर्णायक जो दल था, ट्रस्टी थे, उन्होंने जो सिलेक्शन करना शुरू किया तो धीरे धीरे सब लोगों ने अपने कठिन कठिन श्लोक पढ़ के सुनाए, और किस किस को किस चीज़ में महारत थी वो सब जब देखा गया तो दोपहर में जब पूरा प्रोसीजर ख़त्म हो गया तो एक जवान सा लड़का जो था वो वहाँ पे पहुँचा, पर वो लेट था, तो उसके जो कपड़े थे वो गंदे हो रखे थे, उसके पाँव जो थे वो उसमें खून निकल रहा था, हाथों में से खून निकल रहा था। तो फिर वहाँ पे सबने उसको कहा कि भाई अब तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो ट्रस्टी जो था उसने वो बड़ा ही जिज्ञासु हो गया और उसने उससे पूछा कि भाई तुम आखिर किस कारण से देर से पहुँचे हो। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि क्योंकि मैं रास्ते में मंदिर जब आ रहा था तो मैंने देखा कि बड़े बड़े पत्थर थे, कांटे थे, तो मैंने सोचा कि उनको मैं हटा देता हूँ ताकि जो प्रार्थना करने के लिए मंदिर में लोग जाएं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, वो कोई हर्ट ना हो जाए, कोई घायल ना हो जाए। तो इस बात को सुन के जो ट्रस्टी था वो मुस्कुराया और उसने उसको बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि तुम्हें चुन लिया गया है कि तुम ही मंदिर के पुजारी बनोगे। तो ये पूरा पैसेज था जिसके क्वेश्चन के आंसर्स हमने अभी पढ़े। पहला प्रश्न ये था कि द टेम्पल वो सिचुएटेड इन, की टेम्पल कहाँ पे स्थित था, तो आसाम में स्थित था। ये अब आप बहुत इजीली कर पाएंगे क्योंकि आपको पैसेज समझ में आ गया। द रूट ऑफ द टेम्पल वॉज, जो रास्ता था मंदिर का वो कैसा था, पूरा का पूरा रास्ता जो था वो कांटों और पत्थरों से भरा हुआ था। तीसरा प्रश्न देखिए, जो पुजारी था उसने ट्रस्टीज़ को, मंदिर के ट्रस्टीज़ को क्यों बुलाया था, ताकि वो उसके जाने के बाद में कौन मंदिर संभालेगा, मंदिर का पुजारी बनेगा, उसका निर्णय कर सकें। और फोर्थ क्वेश्चन है कि आफ्टर नोइंग द कॉज ऑफ द यंग मैन फॉर हिज बीइंग लेट, यानी कि जब वो जो जवान लड़का था वो आखिर देर से क्यों पहुंचा, जब उसका कारण पता चला ट्रस्टी को तो उसने क्या किया, उसने उसको बधाई दी क्योंकि उसने उसको पुजारी घोषित कर दिया था। यहाँ पर हमारा अब
जो चारों प्रश्न हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, ये दो यहाँ से देख लेते हैं सेक्शन बी को। प्रश्न बी लिखा हुआ है आपकी आंखों के सामने और इसको मैंने पूरे को उत्तर भी इसका लिख दिया है। तो क्योंकि इस प्रश्न में चॉइस है, पहला जो तीसरा प्रश्न है वो ये है, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 रीडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक, कि आप 12वीं कक्षा के छात्र हो और आप पढ़ते हो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक में। यू हैव लॉस्ट योर रिस्ट वॉच समवेयर इन द स्कूल कैंपस, तुमने अपने कलाई घड़ी को, हाथ पे बांधने वाली जो घड़ी होती है उसको कहीं स्कूल के प्रांगण में खो दिया है। राइट ए नोटिस टू बी पुट ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। अब आपको अपनी तरफ से एक नोटिस लिखना है जो कि आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगाया जाएगा, यानी सूचना पट होता है नोटिस बोर्ड, उस पर जो लगाया जाता है वो होता है नोटिस। अब इसका आंसर देखिए, जैसा कि पहले भी मैंने अपने वीडियोस में समझाया, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग नोटिस वाले वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से नोटिस मैंने समझाया भी है कि कैसे लिखना होता है। बाकी इसमें भी आप अगर देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। सबसे पहला हम लोगों को एक इस तरह का एक डब्बा बनाना होता है। उसके बाद में हम किसने उस नोटिस को जारी किया है उसका नाम लिखते हैं, वो भी बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में। तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक था, हमने ऊपर पढ़ा, वो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हम लेफ्ट साइड में यहाँ पे डेट लिखते हैं और डेट का पैटर्न हमेशा यही रहता है। जैसे मान लीजिए 21 तारीख को मैंने ये लिखा है तो 21 दिसंबर 2021। अब ये किस चीज़ के बारे में है, ये एक नोटिस है, तो हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर में नोटिस भी लिख दिया। अब नोटिस किस बारे में है वो भी हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। उसके नीचे लॉस्ट रिस्ट वॉच, यानी कि रिस्ट वॉच खो चुकी है उसके बारे में। तो ये चीज़ें आपको, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपको कैपिटल लेटर में लिखनी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो हर एक चीज़ के अंक होते हैं नोटिस में। सबसे पहले आपको वो नोटिस कौन जारी कर रहा है, सबसे पहले किसने जारी किया उसका नाम कैपिटल लेटर्स में, फिर यहाँ पे सेकंड नंबर पे डेट, थर्ड नंबर पे आपको बीचों बीच बड़े बड़े अक्षरों में नोटिस लिखना है, फोर्थ नंबर पे आपको किस बारे में वो नोटिस है उसकी हेडिंग लिखनी है और फिर नोटिस लिखना है, और लास्ट में अपना नाम और क्लास लिखनी है जो भी उस नोटिस को जारी कर रहा है। क्लास नहीं है, टीचर है, तो जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो लिखना है। अब क्योंकि ये नोटिस जो है रिस्ट वॉच हो जाने के बारे में है तो हमने इसको इस तरह से लिखा है, ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड दैट माई रिस्ट वॉच इज़ मिसिंग समवेयर इन द स्कूल बिल्डिंग, यानी सभी बच्चों को मैं विनती करता हूँ कि मैंने मेरी घड़ी को कहीं पर खो दिया है स्कूल की बिल्डिंग में। इट इज़ अ टाइटन वॉच सिल्वर डायल, ये टाइटन की घड़ी है और उसकी डायल जो है वो सिल्वर की है। फाइंडर में प्लीज़ रिटर्न इट टू मी, जिसको भी वो मिले कृपया करके मुझे लौटा दे, और टू द प्रिंसिपल, या फिर प्रिंसिपल को दे दें। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। तो इस तरह से बस बिल्कुल टू द पॉइंट नोटिस लिखा जाता है, उसमें फालतू की कोई भी बात नहीं लिखी जाती है। नोटिस किसने जारी किया गया है उसका नाम आ गया और उसकी क्लास आ गई। तो इस तरह से हमारा नोटिस कंप्लीट हो गया। अगर आप सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। अब क्योंकि ये जो तीसरा प्रश्न है इसमें देखिए यहाँ पर और दिया हुआ है, यानी कि ये जो प्रश्न था इसमें चॉइस है। तो पहला तो हमने ये पढ़ा कि ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन जो है वो ये है जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यू वांट टू परचेज अ फ्लैट विथ 2 रूम्स इन गांधीनगर, कि गांधीनगर नाम की जगह पे आपको 2 कमरे का एक फ्लैट खरीदना है अजमेर में। इट शुड बी प्रेफरेबली बी ऑन ग्राउंड फ्लोर, और वो अभी आप चाहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे हो। यू कैन पे 30 लाख, उसके लिए आप 30 लाख तक की कीमत देने को तैयार हैं। ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट गिविंग डिटेल्स फॉर योर रिक्वायरमेंट, अब आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखनी है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए उसके अनुसार। तो जिस तरह से हमने नोटिस का फॉर्मेट समझा उसी तरह से हमें एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट भी समझना पड़ेगा। एडवर्टीजमेंट जब भी लिखी जाती है उसको भी पहले हम एक डब्बा बनाते हैं इस तरह से, और फिर एक लाइन से उसको डिवाइड करते हैं। ऊपर हम लिखते हैं जिस टॉपिक के बारे में है, तो टू परचेज अ फ्लैट, तो यहाँ पे हमने अपने एडवर्टीजमेंट का टॉपिक लिख दिया। अब हम सारी बातें जो भी हमें उस एडवर्टीज़मेंट में लिखनी है कि हम क्या क्या चाहते हैं वो हम लिख देंगे। तो जैसा कि ये जो आपको दिया गया है उसको हम पढ़ के और उसके बारे में हमने बनाया है ये एडवर्टीज़मेंट। वांटेड ए 2 BHK फ्लैट विथ 2 रूम्स इन गांधीनगर अजमेर, यानी कि 2 BHK फ्लैट चाहिए, 2 कमरों का होना चाहिए, गांधीनगर अजमेर में होना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। इट शुड बी वेल फर्निश्ड नॉर्थ फेसिंग, आपकी कुछ और रिक्वायरमेंट है तो आप लिख सकते हैं कि जैसे वो वेल फर्निश्ड होना चाहिए, यानी उसके अंदर सब चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए, टीवी बेड वगैरह सब पहले से होने चाहिए, और नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तर दिशा की तरफ मुँह करता हुआ होना चाहिए। शुड बी लाइटेड एयरी स्पेशियस, उसमें अच्छी रोशनी आ रही हो, हवादार हो, बड़ा हो, विथ 2 लेट्स एंड बाथ्स, उसमें 2 लैट्रिन बाथरूम आपको चाहिए। पोर्च पार्किंग, पार्किंग के लिए भी जगह चाहिए।
वाटर टैंक, पानी की व्यवस्था चाहिए, पावर एंड वाटर कनेक्शन विथ टाइल फ्लोरिंग। अब आपको उसमें बिजली पानी की व्यवस्था के साथ साथ जो उसकी फ्लोरिंग है वो आप चाहते हैं कि टाइल की हो। शुड बी पेएबल अप टू 30 लैक्स, उसको मैं 30 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। आपने अपनी पूरी बात बता दी। जब आप पूरी एडवर्टीजमेंट लिख देते हैं तो आपसे संपर्क करने वाला कहाँ संपर्क करेगा, उसके लिए आप अपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखेंगे। जैसे नाम दिया हुआ है रवि सक्सेना 20, यहाँ पे हमने एड्रेस लिख दिया और नीचे हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दिया। तो इस तरह से हमारा ये एडवर्टीजमेंट कंप्लीट हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फिर से आपको चॉइस दी हुई है। पहला जो है फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन वो है गांधीनगर क्लब ऑर्गेनाइज्ड अ ब्लड डोनेशन कैंप इन योर सिटी, यानी कि गांधीनगर जो क्लब है उसने आपके शहर में एक ब्लड डोनेशन कैंप यानी रक्तदान शिविर लगाया है। राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स एज यू आर अरुण शर्मा, रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका। अब आप अपने आप को अरुण शर्मा मानिए कि आप एक राजस्थान पत्रिका जो न्यूज़पेपर है उसके रिपोर्टर हैं, और अब आपको इसकी एक रिपोर्ट बनानी है कि ये जो कैंप लगाया गया इसमें क्या क्या चीज़ें हुई। तो जब रिपोर्ट कभी भी आप लिखते हैं तो सबसे पहले आपको ऊपर मैंने यहाँ पे एक रिपोर्ट आपके लिए लिखी है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। इस तरह से आपके सामने ये रिपोर्ट पूरी मैंने लिखी हुई है। आंसर हमारा फोर्थ है, हम ऊपर हमने हेडिंग डाल दी रिपोर्ट। अब हम सबसे पहले क्या लिखते हैं कि किस चीज़ के बारे में वो रिपोर्ट है उसकी हेडिंग लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, ब्लड डोनेशन कैंप बाय गांधीनगर क्लब, यानी कि ये एक ब्लड डोनेशन कैंप जो गांधीनगर क्लब के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया उसके बारे में आप रिपोर्ट लिख रहे हैं। उसके बाद में रिपोर्ट लिखने वाला जो व्यक्ति होता है उसका परिचय यानी उसका नाम लिखा जाता है, जैसे अरुण शर्मा @राजस्थान पत्रिका, यानी कौन दे रहा है इस रिपोर्ट को, राजस्थान पत्रिका में काम करने वाला जो अरुण शर्मा है वो दे रहे हैं। वहाँ पर हमने उसका नाम लिख दिया, मेल ID लिख दिया। आगे अब हम अपनी पूरी रिपोर्ट लिख रहे हैं। December 15, कितनी तारीख की बात है, 15 दिसंबर की। अ ब्लड डोनेशन कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधीनगर क्लब एट द क्लब हॉल, कि 15 दिसंबर को गांधीनगर क्लब के द्वारा एक रक्तदान शिविर ऑर्गेनाइज किया गया क्लब हॉल में येस्टरडे, और वो कब था, कल की बात है, यानी बीता हुआ कल। अ टीम ऑफ 3 डॉक्टर्स एंड 6 नर्सेज केम फ्रॉम द SMS मेडिकल कॉलेज, और कौन कौन आया उसमें, 3 डॉक्टर थे और 6 नर्सें थी जो कि SMS मेडिकल कॉलेज से आए थे जयपुर से। 70 मेंबर्स डोनेटेड ब्लड, 70 लोगों ने अपना खून वहाँ पे डोनेट किया। देयर वर 4 मेल्स एंड 30 फीमेल्स, उस पूरे कैंप में 40 पुरुष और 30 महिलाएं थी जिन्होंने अपना रक्त दिया। 70 यूनिट्स ऑफ ब्लड वॉज कलेक्टेड, यानी कितनी यूनिट ब्लड कलेक्ट किया गया, 70 यूनिट। ईच डोनर वॉज गिवन अ ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट, और हर रक्त देने वाले को एक ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट दिया गया, प्रमाण पत्र दिया गया। विथ दिस सर्टिफिकेट दे कैन गेट 1 यूनिट ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक एनी टाइम, और इस सर्टिफिकेट का यानी इस प्रमाण पत्र का जो यूज़ है वो कभी भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं। किसी को अगर रक्त दिलाना हो 1 यूनिट तो उसको देंगे तो उनको वहाँ से 1 यूनिट ब्लड मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। द डॉक्टर्स एक्सप्लेन्ड दैट द बॉडी रिकवर्स द ब्लड लॉस इन 3 वीक, और वहाँ पे जिन लोगों ने ये खून दिया उनको डॉक्टर्स ने बताया कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपका ये जो आपने खून दिया है ये वापस रिकवर हो जाएगा। द डोनर वर गिवन स्पेशल थैंक्स, यहाँ पे थैंक्स की जगह पे आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, THANKS होगा, यहाँ पे के जो है वो छूट गया है तो आप इसको KS कर लीजिएगा, थैंक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थैंक्स बाय द सेक्रेटरी, तो यहाँ पे आप के ज़रूर लिख लीजिएगा, भूलिएगा मत, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है इधर। डोनर वर गिवन स्पेशल थैंक्स बाय द सेक्रेटरी ऑफ क्लब, और सेक्रेटरी जो थे क्लब के उन्होंने उनको अपनी तरफ से धन्यवाद प्रेषित किया। तो पहला तो हमने ये कर लिया। अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसी का ही आपको चॉइस है, आप दो में से कोई सा भी आपको एक करना है, लेकिन मैं आपको दोनों एक्सप्लेन कर सकती हूँ, क्या पता कौन सा एग्जाम में आ जाए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी, इस पैसेज को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। होमवर्क टू स्टूडेंट शुड बी गिवन, इट इज़ एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, इट हैज़ बीन आउट ऑफ फैशन, वी आर लिविंग इन मॉडर्न एज। तो ये जो पैसेज है ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, आप यहाँ से इसको पूरा देख सकते हैं, अनुवाद किया हुआ है ये। विद्यार्थियों को गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए, हिंदी अनुवाद है उसका, विद्यार्थियों को गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए, यह एक पुरातन अवधारणा है, यह फैशन से बाहर हो चुका है, यह आधुनिक युग में रह रहे हैं। विद्यालय का समय पहले ही लंबा है, आजकल अध्ययन कौशल कक्ष व विद्यालय में ही विकसित किए जाते हैं। गृह कार्य विद्यार्थियों का खेल का समय, तो यहाँ पर विद्यार्थियों को गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए, ये पूरा आंसर मैंने यहाँ पे आपको
दिखा दिया है, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। पूरा हिंदी अनुवाद है और इसका जो इंग्लिश है वो आप पेपर में से देख लीजिएगा, आंसर आप यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए, अब इस तरह से हमारा ये फोर्थ जो क्वेश्चन है इसके दोनों पार्ट हम कर चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, आप इनको भी समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए वापस से और दिया हुआ है, यानी 2 में से एक करना है। पहला ये वाला है, दूसरा ये है। पहला है, इमेजिन दैट यू आर सुरभि समीर, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल कंप्लेनिंग अगेंस्ट द बैड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल। यानी कि पहला जो प्रश्न है 5वें का, उसमें एक पत्र लिखना है अपने प्रिंसिपल को कि आपके विद्यालय के जो लाइब्रेरियन हैं उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उनके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, उनको आप शिकायत कर रहे हैं। आपको लड़कियों को अपना नाम सुरभि लिखना है, लड़कों को अपना नाम समीर लिखना है। अब क्योंकि ये एक ऑफिशियल लेटर है, इसका फॉर्मेट समझ लीजिए। सबसे पहले जब भी हम कभी ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो हम यहाँ पर भेजने वाले का पता लिखते हैं। क्योंकि आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन हॉल लिख सकते हैं। लेकिन कैसे लिखना है वो मैंने आपको नीचे पूरा समझाया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमने यहाँ डेट, उसके बाद सेकंड नंबर पे डेट लिखेंगे। अगर कोई रेफरेंस लेटर है तो लिखेंगे, नहीं तो मत लिखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर रिसीवर्स डिसिग्नेशन, यानी क्योंकि आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो यहाँ पे द प्रिंसिपल आ जाएगा, स्कूल का नाम आ जाएगा और डिपार्टमेंट में स्कूल का नाम आ जाएगा। फिर आप एड्रेस, यानी जयपुर का है, कहाँ का, अजमेर का है तो अजमेर लिखिए। फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सैल्यूटेशन का मतलब होता है जो आप संबोधित करते हैं, डियर सर, डियर मैम, उसको बोलते हैं। फिर कम्युनिकेशन, यानी क्या बात बोलने वाले हैं, वो लिखी जाती है पत्र में। और उसके बाद में आगे यहाँ पे जब आप पत्र को एंड करते हैं तो लास्ट में आप उसकी एंडिंग करते हैं थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली के साथ में। फिर यहाँ पे सेंडर्स का सिग्नेचर, नेम, अगर डेजिग्नेशन है तो वो, और अगर कोई साथ में दस्तावेज लगाए हैं तो वहाँ पे इंक्लोजर्स में यहाँ पर संलग्न में लग जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा लेटर आपको एक बार मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। अब आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट, यहाँ से आप इसको पूरे को स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा और अब मैं आपको इसको समझा भी देती हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा? सबसे पहले आपने लिखा एग्ज़ामिनेशन हॉल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जयपुर। फिर आपके यहाँ पे आगे डेट, फिर आपने संबोधित किया प्रिंसिपल को। उसके बाद में आपने लिखा सब्जेक्ट, द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर आ गया। सब्जेक्ट आ गया रूड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन। उसके बाद में सर, और फिर अब आप अपना यहाँ से पत्र लिखना शुरू करते हैं, यानी एप्लीकेशन शुरू करते हैं। तो एप्लीकेशन हमने लिखी है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, मैं आपको समझा देती हूँ। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम सिंसियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल। बड़े ही आदर से मैं कहना चाहती हूँ कि मैं आपके विद्यालय की 12वीं कक्षा की छात्र या छात्रा हूँ। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस मैटर। मैं चाहती हूँ कि आप इस मामले में ध्यान दें। अबाउट द रूड बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन, और मामला क्या है? लाइब्रेरियन का जो खराब व्यवहार है, रूड व्यवहार है, बुरा व्यवहार है, उसके बारे में आप बता रहे हैं। द पर्पस ऑफ दिस लेटर इज़ टू एक्सप्रेस अवर डिससेटिस्फैक्शन विद द बिहेवियर ऑफ द लाइब्रेरियन मिस्टर राकेश वर्मा। अब आप बता रहे हैं कि किस कारण से हम आपको ये पत्र लिख रहे हैं। हम लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो लाइब्रेरियन है मिस्टर राकेश वर्मा, उनका जो व्यवहार है वो हमारे प्रति अच्छा नहीं है। ही नेवर रिप्लाइज प्रॉपरली, कभी वो ढंग से जवाब नहीं देते। हिज बिहेवियर टू द स्टूडेंट एज वेल एज द स्टाफ इज़ वेरी बैड, यानी कि उनका जो बर्ताव है सिर्फ विद्यार्थियों के साथ ही नहीं, अपने स्टाफ के साथ भी बहुत ख़राब है। ही रिप्लाइज हार्शली एंड ऑलवेज सीम टू बी इरीटेटेड, वो बहुत ही गंदे भद्दे तरीके से जवाब देते हैं, रूड तरीके से जवाब देते हैं और चिड़चिड़े रहते हैं हमेशा। सो प्लीज़ डू नीडफुल, तो कृपया करके इसके लिए आप एक्शन लीजिए। सो दैट वी मे बी बेनिफिटेड, ताकि हम लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके, यानी हम जो शिकायत कर रहे हैं उस पर आप काम कीजिए। आई शेल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू फॉर दिस कंसिडरेशन, और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा। फिर आपने लिख दिया थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली समीर क्लास 12। तो इस तरह से आपने पूरा अपना ये जो पत्र था, लेटर था प्रिंसिपल को, इस प्रश्न का ये उत्तर पूरा मैंने आपको शेयर कर दिया है। आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा धीरे धीरे मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। अब क्योंकि इसी प्रश्न में दूसरा प्रश्न भी है, यू आर अर्जुन और मुस्कान, यानी अगर लड़के हैं तो अर्जुन आपका नाम आपको कंसिडर करना है, लड़की हैं तो मुस्कान। यू हैव रेड एन एडवर्टीजमेंट इन राजस्थान पत्रिका फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश, क्या आपने राजस्थान पत्रिका में एक लेक्चरर की पोस्ट के लिए एक विज्ञापन पढ़ा। राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर करियर पॉइंट जयपुर विथ योर CV और रिज्यूमे। अब आपको डायरेक्टर को पत्र लिखना है अपने CV या रिज्यूमे के साथ में कि आप उसमें किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं।
बच्चों ये जो 5वां प्रश्न है ये बिल्कुल जिस तरह से आपके सामने मैंने वापस से एक बार दिखा दिया है, इसको अभी हमने आंसर लिखा है। जिस तरह से मैंने आपको फॉर्मेट समझाया पत्र का, वैसे ही आपको मैं एप्लीकेशन और कवरिंग लेटर जो है उसको किस तरह से लिखे जाते हैं उसका भी फॉर्मेट एक बार समझा देती हूँ। एप्लीकेंट्स एड्रेस आता है, डेट आती है, उसके बाद में एड्रेस, डेजिग्नेशन, नेम, कंप्लीट एड्रेस, ये सब आ जाता है। फिर सब्जेक्ट आएगा, सैल्यूटेशन आएगा, कम्युनिकेशन, एंडिंग, क्लोजिंग फ्रेज, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, सिग्नेचर, नेम, एप्लीकेंट, और इंक्लोज में आपने कौन सा सीवी साथ में लगाया है वो आएगा। तो इस ये जो 5वां प्रश्न है ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब इस 5वें प्रश्न का हम उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने एड्रेस लिख दिया पूरा का पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक एड्रेस आ गया हमारा। सेकंड नंबर पे हमने डेट डाल दी। अब किसको लिख रहे हैं? डायरेक्टर, द डायरेक्टर करियर पॉइंट जयपुर को लिखा है हमने। फिर हम इसको आगे चलते हैं, यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे कि किस बारे में हम ये पत्र लिख रहे हैं। सब्जेक्ट आ गया फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश। फिर हमने सैल्यूटेशन लिखा, सर दिस इज़ इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फ्यू लेक्चरर्स इन इंग्लिश, फ्यू लेक्चरर्स इन इंग्लिश, यहाँ पे डबल हो लिखा गया है, आप इसको सिंगल कर लीजिएगा। राजस्थान पत्रिका, डेटेड 10th December 2021, respectfully I offer my services candidature for the same post. My resume is attached for your perusal का मतलब होता है अध्ययन के लिए, कि आप उसको पढ़ लें। I attach here with attested copies of my certificates and testimonials for your perusal. In case I am appointed, I assure you, sir, to satisfy all the concerned with my work and conduct. Looking forward, yours faithfully, Arjun. एंड एंक्लोज में आपने लिख दिया रिज्यूमे। तो इस तरह से आप पूरा अपना रिज्यूमे लिख रहे हैं। और इसमें पूरा क्या बताया गया है, आप ये कह रहे हैं कि आपने जो विज्ञापन दिया है राजस्थान पत्रिका में लेक्चरर की पोस्ट के लिए, इंग्लिश के लिए, 10 दिसंबर 2021 को, उसके लिए मैं अपने जो आपको आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैंने अपनी सारी के सारी जो अटेस्टेड कॉपीज़ हैं सर्टिफिकेट्स की वो सारी लगा दी हैं। कृपया आप मेरे इस रिज्यूमे को ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आप मुझे इस पद के लिए अपॉइंट करते हैं तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा और मैं बहुत ही मेहनत से अपना काम करूँगा। और मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड यानी कि अपने आप को सिलेक्ट होने के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। योर्स फेथफुली अर्जुन। तो रेज्यूमे के साथ जो एप्लीकेशन का जो जवाब है एडवर्टीज़मेंट का, वो एप्लीकेशन के रूप में दे दिया। चलिए तो बच्चों, अब हम लोगों ने 5th क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट कर लिया। 2 प्रश्न थे इसमें, 5वें प्रश्न में ये दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं। उसके बाद में चलते हैं हम अपने 6th क्वेश्चन में। इसमें आपको ग्रामर में से एक क्वेश्चन है, put the suitable words in the spaces to complete the following sentences, choosing from the brackets given against each space। यहाँ पे आंसर ऑलरेडी मैंने फिल कर दिए हैं। यहाँ पे आएगा, रानी लिव्स इन जयपुर whose son is a doctor, यानी रानी जयपुर में रहती है जिसका बेटा एक डॉक्टर है। She came when I was leaving for school, वो आई जब मैं स्कूल के लिए निकल रहा था। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन से आपको इसको कंप्लीट करना है। ही अराइव्ड ऑन संडे मॉर्निंग्स, यानी कि रविवार की सुबह वो पहुंचा। शी डाइड ऑफ हार्ट अटैक। हमेशा जब भी कभी डाइड वर्ड आता है तो और अगर उसमें प्रीपोजिशंस दी हुई तो आप याद रखिएगा डाइड ऑफ यानी किस चीज़ के कारण वो मरा, तो वो हार्ट अटैक के कारण मरा, इसलिए यहाँ पे डाइड ऑफ आएगा। नेक्स्ट देखिए, हम सेक्शन सी में आ गए हैं। सेक्शन सी में फिर से आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और उसके आंसर्स लिखने हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो जाता है 8th क्वेश्चन। इस 8th क्वेश्चन में वापस से यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया हुआ है सेक्शन सी में, इसको आप पढ़िएगा और फिर इन प्रश्नों के उत्तर, ये जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं इनके आंसर्स हम करेंगे। She found a small rat trap and in it lay 3 wrinkled 10 notes, but that was not all. In the rat trap lay also a letter written by jagged characters. Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long as if I was captain, I want to be nice to you in return as if I was real captain. For I don't want you to get embarrassed at this Christmas season by a thief, बट यू कैन गिव मनी बैक टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। अब इस पूरे को हमने पढ़ा और प्रश्न दिया हुआ है, व्हाट डिड शी फाइंड। तो यहाँ पर पहली ही लाइन में हमारे को आंसर दिया हुआ है कि उसको क्या मिलता है। शी फाउंड, फाइंड जो है वर्ब, उसका आंसर आप यहाँ पे देखिए, शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप एंड
इन इट ले 3 रिंकल्ड एंड नोट्स। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज देयर इन द रैट ट्रैप। तो यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा है इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो लेटर रिटन बाय जैक्ड कैरेक्टर्स। आप चाहेंगे तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा भी आप लिखेंगे तो आंसर गलत नहीं होगा, सही होगा। थर्ड है फाइंड आउट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू गिव बैक। गिव बैक के जैसा ही आपको एक सिमिलर वर्ड देना है, तो यहाँ पे मैंने उसका भी आंसर लिख के रखा है, उसका आंसर है रिटर्न। और फोर्थ क्वेश्चन है राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ डिसऑनर्ड। तो डिसऑनर्ड का ऑपोजिट यानी विलोम शब्द होता है ऑनर्ड। तो इस तरह से हमारा 8th प्रश्न जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। डिसऑनर्ड का ऑनर्ड यहाँ पे आंसर लिख के रखा है, गिव बैक का रिटर्न भी लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। 60 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 2 प्रश्न हैं और वापस से इस प्रश्न में चॉइस है, क्योंकि 2 ही नंबर का है, एक करना है, लेकिन दोनों के आंसर मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखे हैं। द हैज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के लिए क्या क्या हैज़ार्ड्स थे जो उनको फेस करने पड़ते थे, उनका आंसर लिखना है। इसी में नीचे दूसरा प्रश्न दिया हुआ है वाई डिड डुगलस हैव अ फियर ऑफ वाटर। डुगलस को पानी का डर क्यों था। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे मैंने देखिए मेंशन द हैज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज, यानी जो कांच की जो चूड़ियों के उद्योग में काम करने के खतरे जो हैं वो बताने हैं। पूरा आंसर यहाँ पे आपको मैंने लिख दिया है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री स्पेशली हैज़ार्डियस टू आई, आँखों के लिए बहुत खतरनाक होता है वो। द पॉलिशिंग ऑफ द ग्लास ऑफ बेंगल्स प्रोड्यूसेस डस्ट विच कैन कॉज ब्लाइंडनेस। Similarly, the welding of glass pieces sitting in dark rooms before flickering lamps is no less dangerous to the eyes। यानी आँखों के लिए जो कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, इनसे जो कांच उछलता है उससे छोटे छोटे जो बारीक कण होते हैं उससे अंधा हो जाता है आदमी, और कांच के जो छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उससे आँखों की रोशनी भी कमज़ोर हो जाती है। और वर्कर्स आई सून गेट एडजस्टेड टू द डार्कनेस देन द लाइट ऑफ द डे। और धीरे धीरे उनको अंधेरे में रहने की आदत पड़ जाती है। अल्टीमेटली ही एंड्स अप लूजिंग हिज आई साइट। और धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी चली भी जाती है। चिल्ड्रन हैव टू हैंडल द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। और बच्चे जो यहाँ पे काम करते हैं इन भट्टियों के सामने, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ भी होता है और वहाँ हवा भी नहीं होती और रोशनी भी नहीं होती, तो उनकी सेहत पे बहुत असर पड़ता है। But the Bengal makers work in dingy and dark hutments with little ventilation. This further causes a great injury to their health. Thus, the hazards of working in a glass blowing industry are many. तो इस तरह से ये आंसर नंबर 7 तो इस तरह से आंसर नंबर 9 जो है वो भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। What was the work of साहिब। साहिब का कार्य क्या था। साहिब वॉज अ मेंबर ऑफ ए रैग पिकर फैमिली हु लिव्ड इन सीमापुरी दिल्ली। साहिब जो है वो एक कचरा बीनने वाले परिवार का सदस्य था जो कि सीमापुरी दिल्ली में रहते थे। ही सर्च्ड वैल्यूएबल और कॉइन इन द गार्बेज। और वो कचरे के अंदर कोई भी कीमती चीज़ या सिक्का जो है उसको ढूंढता रहता था। ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका एक पार्ट आपको मैंने समझाया है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 9th जो था उसका भी एक पार्ट रह गया जो मैं अभी आपको यहाँ पे बता देती हूँ। वाई डिड डगलस हैव अ फियर ऑफ वाटर। डगलस को पानी का भय क्यों था। When Douglas was learning swimming at YMCA pool, a strong boy threw him into the water। जब डगलस स्विमिंग सीख रहे थे YMCA पूल के अंदर, डगलस को एक लड़के ने पानी में धक्का दे दिया था। डगलस वॉज इन पैनिक। डगलस बहुत घबरा गया था। ही फेल्ट पैरालाइज एंड कुड नॉट स्लीप इन हिज बेड, जिसके कारण कि उसको वो लकवे जैसा महसूस करता था और वो बिस्तर पे सो भी नहीं पाता था। दैट वॉज अ बैड इंसिडेंट दैट कॉज्ड हिम ग्रेट फियर। और ये बहुत ही बुरा अनुभव था जिसके कारण उसको डर बैठ गया था। ही ट्राई टू अवॉइड वेयर देयर वॉज वाटर, लेटर ही ओवर केम हिज फियर ऑफ वाटर। तो इसलिए जहाँ भी पानी होता था वहाँ से वो दूर रहने की कोशिश करता था और कहानी के आखिर में वो अपने इस डर के ऊपर जीत भी हासिल कर लेता है, पानी के डर को हरा देता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का 1-2 हैं उसमें चॉइस, एक का आंसर यहाँ पे मैंने आपको शेयर किया। मेंशन द हैज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, ये भी मैंने आपको समझा दिया। वाई डिड डगलस हैव अ फियर ऑफ वाटर, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी मैंने भी आपको समझाया। व्हाट वाज द वर्क ऑफ साहिब, साहिब का काम क्या कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्विमिंग पूल। ये जो पहला जो प्रश्न था, जब मैंने आपको ये डगलस वाला क्वेश्चन का आंसर समझाया, इसमें YMCA नाम आया था, तो उस पूल का नाम था YMCA, ये उस पूल का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज
फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको अभी समझा दूँ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें आपको एक कविता का एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और फिर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये पूरा एक्सट्रैक्ट जो है कविता का, इसको आप पढ़ लीजिए। ये पूरी कविता की पंक्तियाँ दी हुई हैं, इनको पढ़ना है और फिर उसके बाद में नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। मदर एट 66 जो पोएम है उसमें से ये कुछ पंक्तियाँ आपको दी हुई हैं। वेयर वॉज द पोएटेस गोइंग, कहाँ जा रही थी कवित्री, तो वो कोची जा रही थी। हु वॉज विद द पोएटेस, कौन था कवित्री के साथ में, उनकी मदर थी। अब इन दो प्रश्नों के उत्तर हमने करे। उसी तरह से अब नेक्स्ट वापस से आपको एक यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, ये भी कविता है, नेक्स्ट कविता है, और ये जो कविता है वो है कीपिंग क्वाइट, उसकी कुछ पंक्तियाँ ये दी हुई हैं, इनको आप पढ़िए। हाउ वॉज द फेस ऑफ द पोएटेस मदर लुकिंग फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नाउ मूव अवर आर्म सो मच। अब इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हुए, इनके उत्तर आपको करने हैं। तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं अभी आपको समझाती हूँ। सेक्शन जो सी है उसमें जो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है उस प्रश्न उसी के आंसर्स हैं। वेयर वॉज द पोएटेस गोइंग, द पोएटेस कमला दास वॉज गोइंग टू कोचीन ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग टू कैच अ फ्लाइट एट द एयरपोर्ट। यानी कि कमला दास जो कवियत्री हैं वो कोचीन जा रही थी फ्राइडे यानी शुक्रवार की सुबह, ताकि वो एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़ सके, उनको कोचीन जाना था। हु वॉज विद द पोएटेस, कौन था कवित्री के साथ में, पोएटेस मदर वॉज विद हर, उनकी माता जी उनके साथ में थी। हाउ वॉज द फेस ऑफ पोएटेस मदर लुकिंग, कैसा उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। द फेस ऑफ पोएटेस मदर वॉज लुकिंग पेल, डल, वीक एंड एशन लाइक दैट ऑफ ए डेड बॉडी। यानी कि बहुत ही फीका, रूखा सा, कमज़ोर और मृत्यु जैसा दिखाई दे रहा था उनके चेहरे के ऊपर। उसके बाद में सेकेंड जो पैसेज है उसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन है, ये जो यहाँ पे ये सेकंड जो पैसेज दिया हुआ है उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट शुड वी नॉट डू फॉर वंस, वी शुड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज एंड स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हमें 1 सेकेंड के लिए चुप हो जाना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए। हाउ फॉर हाउ मैनी सेकेंड शुड वी स्टॉप, कितनी देर के लिए हमें रुकना चाहिए, वी शुड स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए। व्हाट शुड वी डू नॉट, वॉट शुड वी नॉट मूव, वी शुड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, हमें अपने हाथों को इतना नहीं हिलाना चाहिए। तो ये इस प्रश्नों के उत्तर हैं। उसके बाद में तो बच्चों यहाँ पर ये पेज, ये जो आपका प्रश्न पत्र का चौथा पन्ना है उसमें ये एक्सट्रैक्ट हमने समझ लिए। अब हम लास्ट में पहुँच गए हैं प्रश्न पत्र के, जिसमें अब हम 12, 13, 14, 15 और 16 ये हमारे प्रश्न हैं। अब 12वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें वो प्रश्न दिए हुए हैं, वापस चॉइस है, दोनों में से कोई भी एक करना है। वॉट की झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चों के लिए जो कवि हैं वो क्या चाहते हैं, एक प्रश्न तो ये है। दूसरा है राइट द थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, कि ये जो दूसरी कविता है कीपिंग क्वाइट उसका थीम क्या है, यानी विषय वस्तु क्या है। दोनों के उत्तर मैं आपको अभी नीचे समझा दूंगी। प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे मैंने आपके लिए रखे हैं। पहला जो प्रश्न है, व्हाट डज द पोइट वांट फॉर चिल्ड्रन ऑफ द स्लम्स, इसका आंसर द पोइट वांट टू हेल्प देम टू कम आउट ऑफ देयर पिटिएबल कंडीशन, कवि चाहता है कि वो उनकी उस दयनीय स्थिति से उनको बाहर निकाल सके, उसमें उसकी मदद कर सके। दे शुड बी गिवन फैसिलिटीज़ ऑफ गुड एजुकेशन, हेल्थ एंड रेजिडेंस, वो चाहता है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी सेहत मिले और रहने के लिए अच्छी जगह मिले। राइट द थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, ये जो प्रश्न है इसका भी अभी मैं आपको आंसर समझा देती हूँ। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 25 वर्ड्स, 20 से 25 शब्दों में आपको इनका उत्तर करना है। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएटेस, तो आप इसका आराम से आंसर लिख सकते हैं, कमला दास था पोएटेस का नाम, यानी कवित्री का नाम क्या है आप लिखेंगे व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएटेस। तो आप इस तरह से लिखिएगा, द नेम ऑफ द पोएटेस इज़ कमला दास इन द पोएम माई मदर एट 66। तो इस तरह से आपका आंसर भी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आइज मीन, यानी कि ये जो कविता है आपकी एन एलिमेंट्री क्लास रूम इन अ स्लम, उसमें वो जो एक बिल्कुल कागज़ के जैसा जो बच्चा दिख रहा था, उसकी आंखें जो हैं वो चूहे के जैसे दिख रही थी, इससे क्या मतलब है। तो बच्चों इससे ये मतलब है कि बच्चा इतना ज़्यादा कमज़ोर था, भूखा था
और इतना ज़्यादा पतला था इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट आईज मीन्स दैट द बॉय वॉज थिन, हंग्री एंड वीक, एंड दिस इज गिवन इन द पोएम एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम। अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आपने सिर्फ इतना ही लिखा कि द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रैट आइज मीन्स थिन, हंग्री एंड वीक, तो आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर। यानी कि ये जो चैप्टर है द टाइगर किंग, उसका क्वेश्चन है कि क्या भविष्यवाणी की थी एस्ट्रोलॉजर ने टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में। उन्होंने कहा था कि उसकी मृत्यु होगी और एक बाघ के कारण होगी। तो ये आंसर भी अभी आप लोगों को मैं नीचे शो कर दूंगी, तो आप वहाँ से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाओ। डॉक्टर सदाओ के चरित्र चित्रण के बारे में लिखना है। द एनिमी चैप्टर में से ये क्वेश्चन है, ये भी अभी आप लोगों को मैं दिखा दूंगी, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ सदाउस वाइफ। तो यहाँ मैंने आंसर लिख दिया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे द से। द नेम ऑफ सदाउस वाइफ वॉज हाना। ठीक है, द एनिमी इसमें से बीच में से आप हटा दीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉज केप्ट हिडन इन द हाउस ऑफ दीवान। दीवान के घर पे क्या छुपा के रखा गया था। तो इसका आंसर होगा अ टाइगर। अ टाइगर लिख के फिर आप लिखेंगे अ टाइगर वॉज केप्ट इन, तो पहले आप लिखेंगे अ टाइगर और फिर आप लिखेंगे वॉज केप्ट हिडन इन द हाउस ऑफ दीवान। तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ। तो इसका आंसर अभी मैं आपको नीचे शो कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। फिर आप देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसके आंसर्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टिक किए हुए, आप नोट कर सकते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट आंसर गिवन इन द ब्रैकेट्स। सही उत्तर को आपको चुनना है। पहला प्रश्न है ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे, तो इसका आंसर होगा डाई, यानी ऑप्शन है सी। सेकेंड में देखिए अकॉर्डिंग टू नरेटर्स ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज़, कितने लेवल थे बच्चों उसके, हमें पता है कि 3 लेवल हैं, तो आंसर हो गया इसका बी। थर्ड क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी टाइगर्स ही किल्ड विथ इन 10 ईयर्स। कितने टाइगर्स मारे थे, 70 टाइगर्स मांग रहे थे, तो बी हो गया इसका आंसर। एंड लास्ट इज व्हाट केम आउट ऑफ द मिस्ट, तो इसका आंसर हो गया अ मैन इन ब्लैक। तो इस तरह से बच्चों ये आपके पूरे 16 क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, और जिन प्रश्नों के उत्तर अभी तक आप लोगों को मैंने दिखाए नहीं वो मैं दिखा रही हूँ, आप वहाँ से नोट कर लीजिए। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों के अभी रह गए हैं वो मैं लास्ट में आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पार्ट है व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। यानी फ्रेंड्स को उस दिन क्या तैयार करके स्कूल जाना था। फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल दैट डे। उसको पार्टिसिपल्स की तैयारी करके जानी थी विद्यालय में उस दिन। फ्रेंड्स टीचर एम हेमल had said that he would question the class on participles but friends did not prepare them। क्योंकि जो उनके जो टीचर थे मिस्टर एम हैमल, उन्होंने कहा था कि आप पार्टिसिपल्स याद करके आएंगे, लेकिन फ्रेंड्स ने उसकी तैयारी नहीं करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट, वाई डिड डगलस हैव अ फियर ऑफ वाटर। डगलस को पानी का भय क्यों था। When Douglas was learning swimming at YMCA pool, a strong boy threw him into the water। कि जब डगलस स्विमिंग सीख रहे थे YMCA पूल में, तो एक मजबूत से लड़के ने उनको धक्का दे दिया था पानी के अंदर। डगलस वॉज इन पैनिक, उससे डगलस काफ़ी घबरा गए थे। ही फेल्ट पैरालाइज्ड एंड कुड नॉट स्लीप इन हिज बेड। तो उनको लकवे जैसा महसूस हुआ और वो अपने बिस्तर में सो भी नहीं पाते थे। दैट वॉज ए बैड इंसिडेंट दैट कॉज हिम ग्रेट फियर। तो यही एक बुरा अनुभव था जिसके कारण उनके मन में डर बैठ गया। ही ट्राइड टू अवॉइड वेयर देयर वॉज वाटर, इसलिए जहाँ भी पानी होता था उसको वो अवॉइड करने की कोशिश करते थे, उससे दूर भागते थे। लेटर ही ओवरकेम हिज फियर ऑफ वाटर। लेकिन आखिर में हमने देखा कि पार्ट में वो उन्होंने अपने इस डर के ऊपर जीत हासिल कर ली और पानी का जो डर था उसको अपने मन से निकालने में वो कामयाब हुए। अब एक क्वेश्चन और है ये, व्हाट वाज द वर्क ऑफ साहिब। साहिब का काम क्या था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द वर्क ऑफ साहिब। ये पहले भी एक्सप्लेन किया मैंने, लेकिन एक बार वापस से समझा देती हूँ साहिब का कार्य क्या था। साहिब वॉज द मेंबर ऑफ रैग पिकर फैमिली हु लिव्ड इन सीमापुरी, दिल्ली। ही सर्च वैल्यूएबल और कॉइन इन द गार्बेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, उसका आंसर है द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड डाई। तो भविष्यवाणी क्या की गई थी कि एक दिन टाइगर किंग की मृत्यु होगी, और इससे होगी, बाघ से होगी। ये भी मैं आपको रिपीट कर रही हूँ ताकि आप ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो पार्ट 3 है उसका देखिए, द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर। यहाँ पर ये फियर जो है थोड़ा सा दिख नहीं रहा, तो आपको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो इनसिक्योरिटी एंड फियर, यानी सिक्योरिटी एंड फियर, ये वाई दिख नहीं रहा होगा आपको। तो पूरा जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इनसिक्योरिटी और फियर से भरा हुआ है। लास्ट में एक क्वेश्चन और बच गया था, वो भी आप देख लीजिए। राइट अबाउट द कैरेक्टर ऑफ सदाव। सदाव के चरित्र चित्रण के बारे में आपको लिखना है। Sadao was the only son of his parents. He was sent to study surgery and medicine to America. He was very famous doctor. The general had a deep faith in him, and he also ignored the crime of Sadao. When Japan and America were at war, he helped the prisoner of war. He was not a teacher. He considered that duty of a doctor is beyond the borders. He was ready to sacrifice his own life for the sake of his patient. तो यहाँ तक आप इसका आंसर कंप्लीट लिख सकते हैं। आई होप बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको पेपर पढ़ने के बाद में नॉलेजेबल लगा हो और कुछ चीज़ें अगर आपने सीखी हो, तो जाने से पहले कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप कौन से स्कूल के हैं, पेपर आपको कैसा लगा। और अगर आपको और भी पेपर्स दूसरे जिलों के अगर सॉल्व करवाने हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम बहुत सारे पेपर्स करने वाले हैं इंग्लिश के, और इन्हीं क्वेश्चन पेपर्स में से बहुत सी चॉइसेस मिल जाएंगी आपको, जो कि आपके बोर्ड में रिपीट हो सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को बोर्ड की परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। और जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और अपने सभी फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उन्हें बताइएगा कि अनीता शिक्षा चैनल पे 10th क्लास की आरबीएसई एंड सीबीएसई वाली अगर प्लेलिस्ट खोलेंगे तो सारे चैप्टर्स मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर रखे हैं। ग्रामर पोर्शन को भी बहुत अच्छे से समझाया है, और जनवरी से आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, वो भी आप अटेंड कर पाएंगे बिल्कुल फ्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग।